नमस्कार दोस्तों, पूरा कागज़ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस एक और वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, उसके जीके और जीएस के लगभग 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और जितने भी आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और आपको एक नोटबुक रख लेनी है जिसमें आप जो भी फैक्ट आपको याद नहीं है वो लिख सकते हैं। और साथ ही हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा-सा उसका ओवरव्यू भी आपको दूँगा, तो वो भी आपको लिख लेना है क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो क्या आपको पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, इनका 1916 में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और आपको याद रखना है कि ये जो समझौता हुआ था, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। तो और इसमें जो इन दोनों ही व्यक्ति हैं जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपनी-अपनी एक लीग खोली थी, होम रूल लीग। एक एक थी होम रूल लीग और एक थी इंडियन होम रूल लीग। इन दोनों के प्रयासों से क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता किन 2 व्यक्तित्वों के बीच में या फिर किन 2 व्यक्तित्वों के प्रयासों से हुआ था, तो वो आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, दूसरी थी एनी बेसेंट। ठीक है। अब वास्को डी गामा, दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा आप सभी को पता है 1498 में भारत में आया था। और इन्होंने, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? उसका आंसर भी होगा वास्को डी गामा। ये आपको याद रखना है। और ये 1498 में भारत में आए थे। और किस तट पर ये उतरे थे? कालीकट, पुलिकट के आसपास ये भारत में उतरे थे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और देहरादून किस राज्य में स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और देहरादून जो है वो ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रारंभ हुआ। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दूसरे व्यक्ति नहीं, और इसके बाद जो हमारी अर्थशास्त्र में पहले व्यक्ति हैं वो हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें अर्थशास्त्र में अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, काफ़ी साल हो गए, 2015-17 में मिला था। तो उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, वो भी शांति का। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक संस्थापक कौन था? तो बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। और गुप्त वंश के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे गुप्त वंश में सबसे जो प्रमुख राजा थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक और थे जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो कौन थे? समुद्रगुप्त। ये दो राजाओं के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो शासक रहे हैं, जैसे श्रीगुप्त और रामगुप्त और स्कंदगुप्त, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख माना जाता है विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के लिए। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है, पुलुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलवुल परियोजना है दोस्तों, ये झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो आपको जितनी भी नदी घाटी परियोजना है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो एक शॉर्ट वीडियो में भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं उसके लिए वीडियो ज़्यादा अच्छा मानूंगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारे फैक्ट एक साथ आ जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक परियोजनाओं का पूरा वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, जिसमें सारी की सारी नदी घाटी परियोजनाएं मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए, अभी आपको याद रखना है कि पुलुल नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है। अच्छा, एक बात और। उम, ठीक है, नेक्स्ट। रेडियम की खोज किसने की थी? तो बताइए, रेडियम की खोज जो की थी, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं कि टेलीविज़न की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? मोबाइल की खोज किसने की थी? या फिर जितने भी आविष्कार हैं बड़े-बड़े, जैसे इंटरनेट की खोज किसने की? या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज की खोज किसने की? तो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेडियम की खोज किसने की थी? पिएरे और मैडम क्यूरी। ये दोनों कपल थे और इन्होंने ही रेडियम की खोज की थी। तो आपको याद रखना है, रेडियम की खोज किसने की थी? पिएरे और मैडम क्यूरी। इनको मैडम क्यूरी भी कहा जाता है और मैरी क्यूरी भी कहा जाता है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैडम क्यूरी जो हैं, इनको 2 फील्ड में इनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे। चलिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? देखिए, हॉकी पहले से भी था ओलंपिक में, लेकिन 1924 में इसको ओलंपिक से हटा दिया गया और फिर से इसे 1928 में ओलंपिक में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब जोड़ा गया?
1928 1928। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में एथेंस ओलंपिक में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। किस जगह से हुई थी? तो एथेंस, रोम से हुई थी। एथेंस से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। आईओसी जिसे कहा जाता है, आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और क्या आपको पता है कि जो ओलंपिक समिति है, तो ओलंपिक जो फ्लैग होता है, फ्लैग में ओलंपिक झंडा होता है, उसमें 5 चक्र बने होते हैं, 5 रिंग बने होते हैं और 5 रिंग पाँचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और एक वीडियो में मैं सारे के सारा ओलंपिक समिति या फिर ओलंपिक से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूँगा, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, वो थायरॉइड होती है। अच्छा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉइड है, जो कि कहाँ पे? गले में होती है, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है, तो उसका आंसर होगा यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉइड है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ भी हो सकता है आपको कभी-कभी। अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन आ जाए कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है, तो उसका आंसर होगा यकृत, ना कि थायरॉइड। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि आएगा तो थायरॉइड। एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि, वो है पीनियल के बाद ट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। तो ये भी याद रखना है कि पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी, दूसरी छोटी ग्रंथि कौन-सी है? कौन-सी है? पीनियल और पीयूष ग्रंथि। ट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बताइए। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है 1857 में लड़ा, सॉरी 1757 में लड़ा गया था। और इसे कैसे याद कर सकते हैं कि प्लासी का युद्ध, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में प्रशासनिक हस्तक्षेप करने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1857 के 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में। ठीक है। अब आपको कमेंट करना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, इसी के बाद होता है बक्सर का युद्ध। तो आपको कमेंट करना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो मैं एक वीडियो उसके लिए भी आपके लिए लाऊंगा, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, वो मैं एक वीडियो में आपकी सारी की सारी कंप्लीट कर दूंगा। तो स्टैटिक जीके के लिए आप फ्री रहिए, मैं आपके साथ हूँ और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये भी आपको याद रखना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1885 में हुई थी। किसने की थी? सर ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? सर ए ओ ह्यूम। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलोरा की गुफाएं, सॉरी, एलोरा में भी, हाँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए एलिफेंटा की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि एलिफेंटा जो गुफाएं हैं, उसमें तीनों धर्म, जैन, बौद्ध और हिंदू, तीनों धर्म की चित्रकारी देखने को मिलती है, या फिर तीनों धर्म की जो अ, अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? बाघ की गुफाएं, ये क्वेश्चन आता है और लोग बहुत इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं, इसलिए महाराष्ट्र दिखा देते हैं। लेकिन बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, गुफाओं से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन, इनसे कोरिलेट होकर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सोचना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही हैं, तो तैयार रहना पड़ेगा आपको। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री पूछा है, ध्यान रखिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो भी बताओ। सब कुछ मैं ही थोड़ी बताऊंगा, आपको भी बताना है थोड़ा थोड़ा। तो तभी तो उससे पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं सिलेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान, ये थोड़ा सही कर लेना, गलत हो गया। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है?
तो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। अब आपके लिए 2 और क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैकमोहन। क्या बोला जाता है? भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ठीक है, और किसी के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकमोहन और रेड क्लिफ ये दोनों रेखाएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में है और तमिलनाडु में है। एक और फैक्ट याद रखिए कि जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई का, यहाँ पर एक यहाँ पर चित्रई करके जो फेस्टिवल होता है उसे मनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चित्रई या फिर चित्राथी, ये जो फेस्टिवल है ये किस मंदिर में मनाया जाता है? मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। और मीनाक्षी टेम्पल इस गॉड या फिर गॉडेस के लिए फेमस है। तो यहाँ पे पार्वती जी का जो मंदिर है और उन्हीं के एक रूप मीनाक्षी की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये सबको पता होगा, 7वां स्थान है। नहीं पता है तो लिख लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर हम सेकंड थे पहले, अब फर्स्ट पे आ चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। पहले चाइना था, लेकिन हम 2023-24 में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और हम जनसंख्या की दृष्टि से पहले देश बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1940 को। अगर कोई डेट पूछ ले तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। लेकिन इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो हमारे पूर्व एवं पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, एक क्वेश्चन में मैं 3-3, 4-4 फैक्ट बता रहा हूँ। इसका मतलब है 40 क्वेश्चन की जगह हम 100 क्वेश्चन से याद कर रहे हैं। तो बस याद करना है आपको, और इस वीडियो को एक बार ही देख लो, 2 बार बिल्कुल नहीं देखना है आपको। लेकिन नोट करते जाओ, ताकि आप जब भी इनको एक बार में इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम देने जाने से पहले कम से कम रिवाइज़ कर सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अक्टूबर 1905 को। अच्छा, इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, या फिर वायसराय भी बोल सकते हैं इसे। बंगाल विभाजन के समय पर वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और कब हुआ था ये? अक्टूबर 1905 को। अच्छा, बंगाल विभाजन खत्म कब हुआ? तो बंगाल विभाजन को जो का अध्यादेश था वो निरस्त कब हुआ? तो वो हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। अच्छा, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन भारत में के क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है कि इस समय पर स्वदेशी आंदोलन, कौन सा? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? कांग्रेसियों ने की थी। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी। इसी समय पर 2 चीज़ें और हुई। इसी समय पर कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। और ये विभाजन किस लिए हुआ था? ये विभाजन हुआ था स्वदेशी आंदोलन करने के अलग-अलग विचारों पर। एक पक्ष बोल रहा था कि हमें क्रांतिकारी तरीके से इसका ये आंदोलन करना चाहिए, और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। जो ये बोल रहे थे वो थे गरम दल के नेता, जिसमें लाल, बाल और पाल, लाल बहादुर सॉरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल थे। और दूसरी पक्ष था जो वो था नरम दल का, जिसका ये मत था कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसे केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए। तो ये जो मतभेद था, इसी के कारण कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, और आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 से। अब आप बोलेंगी तो स्वतंत्रता के पहले की बात है। तो बिल्कुल, स्वतंत्रता के पहले 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, याद रखना है। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको एक नाम याद रखना है, हरदयाल लाला हरदयाल, जो जो थे वो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। और गदर पार्टी कार्यरत कहाँ थी? किस देश में कार्यरत थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो गदर पार्टी जो है वो सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर, यानी कि कनाडा। तो ये जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में ज़्यादा एक्टिव थी। और वो वहाँ से क्या कर रहे थे, जो यहाँ के पंजाबी लोग रहते हैं, वो वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और इसका संबंध किससे है? लाला हरदयाल से है। और किस देश में ये एक्टिव थी? तो कहाँ थी? अमेरिका और कनाडा में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में और कनाडा के वैंकूवर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य, बहुत ईजी क्वेश्चन है, गोवा है। और रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। देखिए यहाँ पे है इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि एग्जाम हॉल में हमारे इजी क्वेश्चन ही हमेशा गलत होते हैं। हम कठिन क्वेश्चन तो हम करते ही नहीं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर हमको पता होता है कि ये हम पे नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ करते हैं हम कहाँ पर? इजी क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन हमको ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि ही थे। तो वो चेंज तो होंगे नहीं, तो ये कन्फ्यूज खुद को नहीं करना है, बाकी आप ये क्वेश्चन सही कर दोगे, है ना? तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। कंफ्यूज हो सकते हो आप, जोधपुर जयपुर। तो जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी। ठीक है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? अगला क्वेश्चन है, भारत में किस, हाँ सॉरी, यही क्वेश्चन था हमारा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो आपको पता है कि जो भारत में नोट छापे जाते हैं, उसके लिए एक सिस्टम यूज होता है, उसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। इसमें क्या होता है? MRS में एक, जितना हमको पैसा छापना है, जितना पैसा हमको, जितनी छपाई करनी है, उसका कुछ परसेंट हमको सोने के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में RBI को एक तरफ रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि नोट छापने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित किया जाता है, कि ना तो बहुत अधिक मात्रा में नोट मार्केट में आ जाए और ना ही बहुत कम मात्रा में। तो इसको नियंत्रित करने के लिए एक मिनिमम रिजर्व रखा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य या फिर मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, पहली राजधानी कौन थी और दूसरी राजधानी कौन थी? तो मगध मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर थी, राजगीर थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे पटना कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो 29वां क्वेश्चन है, 1930 में प्रसिद्ध नमक नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो इसे दांडी यात्रा कहा जाता है। ठीक है, दांडी यात्रा कहा जाता है। और कहाँ से शुरू हुआ था ये? साबरमती से शुरू हुआ था। तो साबरमती आश्रम से। और इसको, इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थी वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ये भी आपको याद रखना है। कब शुरू हुई थी? 1930 में शुरू हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अच्छा, अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हें सीमांत गांधी गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक संस्था चलाई थी, खुदाई खिदमतगार। और इसी आंदोलन के लिए या फिर इसी संस्था के लिए एक और नाम से जाना जाता था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था, क्योंकि इसके जितने भी समर्थक थे वो लाल कुर्ता, लाल पजामा पहनते थे। और जो अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि ये एक उदारवादी मुस्लिम थे। मतलब जो ये थे, ये उदारवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, है ना? और ये एक पाकिस्तानी थे, मतलब आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन ये ये बात भी आपको याद रखना है कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे हम भारत रत्न भी कहते हैं, तो ये ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय सरकार ने या फिर भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया था। और वो भी कब दिया था? 1988 में दिया था। ये सारी फैक्ट आपको इन व्यक्ति के बारे में याद रखने हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, और ये पहले विदेशी थे जिन्हें हमने भारत रत्न पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सभी को पता है। इनका एक और उपन्यास है जो देवी चौधरानी करके है, बहुत ही फेमस है। और इसी अ, एक और इनका उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। तो ये दोनों उपन्यास इनके बहुत फेमस है, और इन्हीं उपन्यास में वंदे मातरम गीत जो है उन्होंने लिखा था, और उसी गीत को हमने बाद में राष्ट्रगीत भी घोषित किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? वो कौन था? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कौन थे? भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आपको पता है कि ये पहले और आखिरी भी थे, क्योंकि इसके बाद जो भारत में गवर्नर जनरल पद है, इसको समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो
सी राजगोपालाचारी। लेकिन भारत की स्वतंत्र होने के बाद पहले विदेशी गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। ये भी आपको याद रखना है। माउंटबेटन कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली विदेशी गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक, सभी को पता है, और ये गर्म दल के नेता थे। कांग्रेस की गर्म दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्हें इनके साथ बाल लाल पाल तीनों ही गर्म दल के नेता थे, और ये एक क्रांतिकारी नेता थे। और ये 6 साल के लिए कहाँ गए थे? जेल गए थे। और जब 1814-15 में ये जेल से निकले तो उन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? 1915-16 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो इसे माउंट ऑफ डेड के रूप में भी, मुर्दों का टीला मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? इंडिया बिल्कुल भी नहीं करना, गलती से भी नहीं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। तो हम हड़प्पा सभ्यता कहते जरूर हैं, लेकिन भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नहीं है। इसकी इस पूरी सभ्यता के कुछ स्थल भारत में हैं, जैसे कालीबंगा, लोथल, अ, राखीगढ़ी, बनावली, अ, और बहुत सारे हैं ऐसे। तो मांडा, और काफ़ी वो हैं, स्थल हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन जो मुख्य स्थल हैं वो कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में, जिनके नाम से हम जानते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति थी? शाहनामा किसकी कृति थी? शाहनामा फिरदौसी की कृति थी। फिरदौसी के द्वारा इसको लिखा गया था। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। और बुलंद दरवाजा का भी किसको जाता है? अकबर को जाता है। तो फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा अकबर ने। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कैसे भाई? तो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, उसके 1/3 सदस्य 6 वर्षों के लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य अगले 6 वर्ष के लिए, मतलब हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा से मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कैसे नहीं किए जा सकते? तो जनमत संग्रह से भारत में संविधान संशोधन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। तो कैसे किए जा सकते हैं? संविधान संशोधन किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। अ, संविधान के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये सबको पता होगा, 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? तो युद्ध शुरू हुआ था भारत और, तो इसीलिए, मतलब जो युद्ध हुआ था, किसका हुआ था? भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, इंडो सीनो युद्ध, उसी के कारण 1962 में आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में भारत ने लोथल को जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने के लिए मांग की है। तो लोथल को पोर्ट सिटी भी कहा जाता है, बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और आज के हमारे 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 40 के साथ साथ मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट बताए हैं। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब देखिए, ये हमारे 40 के साथ साथ मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट भी बताए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। पूरा कागज़ देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।